हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो ऑलरेडी हम वर्क पर एनर्जी का ये जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और बड़ा डिटेल में चीजें कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक वेल, वी हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, how work done by constant force is force vector dot displacement vector. How the work done by a variable force is found by integration, isn't it? Integral force dot displacement. फिर हम देख चुके हैं जेई के प्रीवियस ईयर और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से हमने अप्लाई किया था वर्क एनर्जी थ्योरम को। देन वी हैव आल्सो सीन कि किस तरह वर्क एनर्जी थ्योरम एक बहुत बढ़िया मेथड है वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए और ओवरऑल मैकेनिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपको याद होगा कई ऐसे क्वेश्चंस जो न्यूटन लॉ में बड़े लेंदी पड़ रहे थे, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से बड़े आराम से सॉल्व हो गए थे। सो नाउ इज द टाइम कि हम कोलिजन का टॉपिक जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसे अब डिटेल में देखें, रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। आप लोगों के पास नीट की और जेई की अलग अलग बुकलेट्स हैं, उसका भी हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो द फैक्ट इज that moving further we are now discussing about collisions, और जो चीजें लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं वो मैं आपको बड़ा ब्रीफली रिमाइंड करवा देता हूं। सो द फैक्ट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इज कि first of all you have seen that there are four types of collisions. First of all, we are having with us the famous elastic collision, and elastic collision की क्या खास बात है? There is no loss of energy in these type of collisions. Secondly, we have the perfectly inelastic collisions. ये वो collisions हैं कि जिसमें collision होने के बाद bodies आपस में stick कर जाती हैं। Then thirdly, before we go to third point, इन दो के एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपने एक बॉल को h हाइट से रिलीज किया रेस्ट से और वो ग्राउंड से रिबाउंड होकर बिल्कुल आपके हाथ तक h हाइट तक ही बाउंस हुई, दैट मीन्स ग्राउंड के साथ जब उसकी कोलिजन हुई तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ। यही इलास्टिक कोलिजन्स का स्पेशल फीचर है। टॉकिंग अबाउट perfectly inelastic collisions, again कि perfectly inelastic collisions वो हैं जिसमें collision के बाद दो बॉडीज स्टिक कर जाती हैं। तो मान लीजिए आपने h हाइट से एक बॉल रिलीज की, लेकिन वो गोबर की बनी हुई बॉल है, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और फिर ग्राउंड पर ही चिपक जाएगी। सो कि ये कोलिजन के दो एक्सट्रीम केसेस हो गए। जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल कोलिजन्स होंगी उसमें ना बॉल पूरी एच हाइट तक रिबाउंड करेगी, ना ही ग्राउंड के साथ स्टिक करेगी। rather what is going to happen is something in between. That means practically we are hoping कि after a practical collision, जिसे आप कहते हैं inelastic collision, बॉल रिबाउंड करेगी लेकिन पूरी एच हाइट तक नहीं, उससे थोड़ी कम हाइट तक, देयर वुड बी अ स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। सो एक फोर्थ एक्सट्रीम केस भी है जो प्रैक्टिकली नोटिस नहीं होता है, बट थ्योरेटिकली द फोर्थ टाइप ऑफ कोलिजन इज द फेमस सुपर इलास्टिक कोलिजन। एंड आई रिपीट कि सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल आप सोच सकते हैं, एच हाइट से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया, कोलिजन के बाद एच से भी ज्यादा हाइट तक वो रिबाउंड हुई,
isn't it? So how it is possible, इसमें इलास्टिसिटी का क्या फंडा है, वो इलास्टिसिटी के ही टॉपिक में देखेंगे. So meanwhile इन चारों टाइप ऑफ कोलिजन्स को कंसिडर करें तो इट इज टोटली रेलेवेंट कि हम एक टर्म डिफाइन करें और उस टर्म के थ्रू चारों टाइप ऑफ कोलिजन्स को समझें, और नाम है उस टर्म का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. एंड सो द फैक्ट इज रिगार्डिंग दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका सिंबल है स्मॉल e. In this term, we say that fundamentally कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन किसी भी कोलिजन के लिए क्या है. सिंप्लिसिटी के लिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि जिन दो बॉडीज की कोलिजन होने वाली है, those two bodies, let us say, are having masses m1 and m2 respectively. इन बॉडीज की कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटीज मान लेते हैं u1 एंड u2, और कोलिजन के बाद इनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज लेट अस से v1 एंड v2. तो ये वैल्यूज भी मैं यहां पर मार्क कर देता हूं. सो यू हैव इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज respectively denoted by symbols u and v. So इस टाइप के कोलिजन में अभी हम पढ़ रहे हैं एक सिंपल केस जिसे आप कहते हैं हेड ऑन कोलिजन या फिर वन डायमेंशनल कोलिजन, जिसका बेसिक मीनिंग ये है कि इट इज अ सेंटर टू सेंटर कोलिजन. एक बॉल ने एग्जैक्टली दूसरे के सेंटर पर स्ट्राइक किया. इसका मतलब ये है कि कोलिजन से पहले इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लीजिए, तो कोलिजन के बाद भी ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करेंगे. सो द फैक्ट इज कि कोलिजन से पहले अगर हम सिंपल केस लेके चलें तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है. It is u1 minus u2. और कोलिजन होने के बाद फिर दोनों बॉल सेपरेट हो रही हैं, और इज इजीएस्ट पॉसिबल केस, मोस्ट ऑब्वियस केस में इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, v2 minus v1. Remember that this is a very general statement, और ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगी चाहे कोलिजन के बाद दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में जाएं या मे बी ऑपोजिट डायरेक्शंस में. सो द फैक्ट इज कि डेफिनेशन वाइज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ relative speed of separation and relative speed of approach. यानी कि नो डाउट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक साइन कन्वेंशन लेंगे, यानी किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, जो भी क्वांटिटीज उस डायरेक्शन में हैं वो पॉजिटिव, जो क्वांटिटीज उसके ऑपोजिट हैं उसे हम क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव. सो स्टिल द जनरल फॉर्मूला वुड रिमेन सेम, और जनरल फॉर्मूला है कि E इज v2 minus v1 upon u1 minus u2. So I repeat, जनरल फॉर्मूला यही रहेगा. जैसे आपने राइटवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी लेफ्ट में गई तो v1 को नेगेटिव रख देंगे, isn't it? And so on. So जब आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इमीडिएटली आप चारों टाइप्स की कोलिजन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि E की वैल्यूज में क्या डिफरेंस होगा. सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना चाहिए कि E की वैल्यू एक्चुअली दोनों कोलाइडिंग बॉडीज के सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगी.
isn't it? I repeat, आप एक कॉस्को की बॉल लीजिए, उसे कंक्रीट के सरफेस पर बाउंस करवा के देखिए, फिर ग्लास पर बाउंस करवा के देखिए, दोनों केसेस में वो अलग अलग हाइट तक रिबाउंड करेगी। यानी कि कंक्रीट बॉल, सॉरी, कंक्रीट फ्लोर और कॉस्को बॉल के पेयर के लिए ई की वैल्यू अलग है, ग्लास सरफेस और कॉस्को बॉल के लिए ई की वैल्यू डिफरेंट है। सो कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज, लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था कि इलास्टिक कोलिजन में relative speed of approach before the collision is same as equal to the relative speed of separation after the collision। यानी दोनों की रेशो क्या हो गई और E की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। However, after a perfectly inelastic collision, bodies stick together and then they move as a single body with a common velocity, यानी v1 equal to v2 हो जाता है। As a result of that, it is very easy to conclude कि perfectly inelastic collision के लिए E equal to 0। तो जो हमारी प्रैक्टिकल कोलिजन्स हैं उनमें ना ये एक्सट्रीम होगा ना ये एक्सट्रीम केस आएगा। फॉर प्रैक्टिकल कोलिजन्स, जिसके हम आज बहुत सारे केसेस देखेंगे, इट इज अ रिलेटिवली लॉन्ग वीडियो, लेकिन उसमें हम ये टॉपिक पूरा निपटा देंगे A to Z। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो में ही कवर हो जाएंगे। आप जो भी प्रीवियस ईयर जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, AI-EEE के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, डेफिनेटली सारे हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक आर आल्सो कवर्ड, यानी आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या किसी भी हेल्प बुक के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। However, I would advise, जो कई बच्चों ने ऑनलाइन पूछा है क्वेश्चन कि क्या रेसनिक हैलिडे करनी चाहिए, क्या जियांगकॉल करनी चाहिए, क्या इस तरह की फॉरेन बुक्स करनी चाहिए। देखिए, इन माय ओपिनियन इन बुक्स में कई जगह पर आपको FPS सिस्टम के यूनिट्स, कई जगह CGS सिस्टम की यूनिट्स दी होती हैं, isn't it? सो इस वजह से मैं इन बुक्स को अवॉइड करूंगा। इतनी अच्छी इंडियन बुक्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, या फिर जो अपना यहाँ का पैकेज मैंने डिजाइन किया है उसमें वी हैव पुट टुगेदर द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो द फैक्ट इज दैट विद दिस थिंग इन माइंड कंसिडर करते हैं कुछ स्पेशल केसेस। लेट अस से कि हमारा पर्पस है कि एक सरफेस पर एक बॉल को आपने रेस्ट से रिलीज करवाया और ऑब्जर्व किया कि कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट तक रिबाउंड कर रही है। आपके पास दोनों डाटा है, कितनी हाइट से रिलीज किया और एक बार ग्राउंड से कोलाइड होकर बॉल कितनी हाइट तक रिबाउंड हुई। विद दिस सेट ऑफ डाटा आपको बताना है कि बॉल और सरफेस के पेयर के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है। सो इमेजिन दिस सिचुएशन कि h हाइट से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया, ये प्लेट से या मे बी ग्राउंड से रिबाउंड हुई। सो आफ्टर रिबाउंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ये h हाइट तक जंप कर रही है। सो ये सिंपल एजम्पशन देखिए कि जो प्लेट है या फिर जो ग्राउंड है वो पहले भी रेस्ट पे थी और कोलिजन के बाद भी रेस्ट पर है। That means U2 is 0, V2 is also 0. Moreover, we are observing that now consider this simple situation. Okay, हमने h हाइट से बॉल को रेस्ट से रिलीज करवाया, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले, जस्ट पहले, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और मोशन इन वन डायमेंशन से ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि u1 मस्ट बी इक्वल टू √2gh, isn't it? So सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन से रिजल्ट आ रहा है। तो जब बॉल जंप करती है, रिबाउंड करती है, देन राइट आफ्टर द कोलिजन
let us say the final velocity of this ball is v1. It rebounds to a total height h1. And so consider this situation, or consider the general scenario कि u2 and v2 are each equal to 0. अब हमें अप्लाई करनी है E की डेफिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि इन जनरल कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन हो, इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज देयर, बट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. बॉल्स की कोलिजन हुई, फर्स्ट ने सेकंड बॉल पर जितना फोर्स अप्लाई किया और सेकंड बॉल ने फर्स्ट पर जो अप्लाई किया, those forces are equal but opposite. And what does this mean? Net external force is 0 and linear momentum would remain conserved. So इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम टिपिकली एक क्वेश्चन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं और E की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. सो नॉट सरप्राइजिंग कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. डेफिनेटली E की डेफिनेशन अप्लाई की. लेट अस टेक अ साइन कन्वेंशन कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ताकि फाइनली u2 v2 दोनों को आपने 0 रखा और u1 की वैल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, u1 की वैल्यू √2gh. That means by this definition what you have found is that the ball rebounds with a velocity v1 which is minus e√2gh, isn't it? जो लिखा है मैं ये नहीं पढ़ रहा हूं अभी. I am just applying this definition, and that definition is saying that definitely ball rebounds to a height. ये h2 की जगह h1 आएगा, mistake in the presentation. So what you will find is v1 equal to negative है by sign convention e√2gh. But then you know कि if the ball rebounds to a height h, magnitude wise, rebounds to a height h1, magnitude wise v1 would be √2gh1. माइनस साइन आया वो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करने के लिए. दोनों रिलेशंस को अगर आप इक्वेट करेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. और वो रिजल्ट देखिए क्या है. इन सिंपल टर्म्स यू हैव फाउंड दैट E इक्वल टू √h1/h. यही तो हमारा पर्पस था. h1 और h आपने मेजर कर लिए थे एंड यू वर विलिंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E. सो इस प्रॉब्लम पे ओवर द इयर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं. आई रिमेम्बर सबसे पहले मैंने इस प्रॉब्लम पे व्हेन आई वाज इन क्लास 10th उस साल NTSC का एग्जाम दिया था और क्लियर भी हो गया था. सो उस साल सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आया था. सो दिस इज अ थिंग ऑफ द 21st century, इनफैक्ट 20th century, सॉरी 99 की बात है. So from this equation what you have found is h1 is e²h. अगर आप इस इक्वेशन को अब जनरलाइज कर दें, इट वुड बी फाउंड कि सेकंड कोलिजन के लिए E की वैल्यू लगाइए. सेकंड कोलिजन के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h2 इक्वल टू e⁴h, h3 इक्वल टू e⁴6h. तो nth कोलिजन के बाद हाइट हो गई e⁴2n into h. सो आई डू होप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं. सो और भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बड़ा पॉपुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक बॉल रिबाउंड हो रही है, हर बार हाइट कम हो रही है, तो टेक्निकली बॉल कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी
बिफोर इट कम्स टू रेस्ट? आंसर इज इजी, कि क्योंकि हम सबको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर। यहां पर आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है और हमें इनफाइनाइट जीपी का सम पता है। सो यू नो, एच हाइट से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया था, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एच, फिर h1 ऊपर h1 नीचे, 2h1 प्लस 2h3 प्लस 2h4 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और जब आप ये सारी टर्म्स लिख लेते हैं तो बड़ा इजी आंसर ये आता है कि इस इनफाइनाइट जीपी में h1 h2 h3 की वैल्यूज पुट कर लीजिए। व्हेन यू डू दैट यू फाइंड कि एक बार सिर्फ फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स जितनी भी टर्म्स आ रही हैं सब में क्या कॉमन है? 2e²h। तो 2e²h कॉमन है और ब्रैकेट में आ गई एक इनफाइनाइट जीपी जिसका सम सबको पता है। सो जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट is h into 1 plus e square upon 1 minus e square। तो so far so good, I guess चीजें क्लियर हो रही हैं। यहां से आप दो एक्सट्रीम केसेस सोच सकते हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन होती तो E की वैल्यू कितनी? 1। फिर तो बॉल हर बार h हाइट तक रिबाउंड करके इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती। और देखिए क्या E को 1 पुट करने पर D इंफिनिटी आ रहा है? बिल्कुल आएगा। दूसरा एक्सट्रीम केस कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती, बॉल ग्राउंड के साथ स्टिक कर गई, बस h डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पर आ गई, तो देखिए इस रिलेशन में E को 0 पुट कीजिए, D इक्वल टू h आ गया। ये जो मैंने आपको छोटी सी बात बताई, कोलिजन के हर एक क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन डायमेंशनल कोलिजन के तो हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल है और ये आपके लिए एज अ शॉर्टकट भी काम करेगी। कभी भी आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करनी तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी कोई चालाकी, कोई जादूगरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी ऑप्शंस एलिमिनेट हो पाएंगी। लाइक सम पीपल टेल मी कि आपके पास इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, व्हाई डोंट यू जस्ट राइट इन अ बुक एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फ्रीली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो इसका आंसर ये है कि शॉर्टकट्स आप खुद बना सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और वो तब पॉसिबल होगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट की समरी पता है। क्योंकि फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन है, जैसे ई पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो तो हमेशा ट्रू है, वो सारी पॉसिबल सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगा, isn't it? This is how shortcuts are mostly applied। और याद रखिए शॉर्टकट से जनरली नीट में आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, जेई मेन में 2 तक एलिमिनेट कर सकते हैं, जेई एडवांस में कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। ओनली सम टेक्निक्स विल वर्क, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस में, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में बार बार डिस्कस किया है। मीनवाइल मूविंग फर्दर, इसी क्वेश्चन में हम ये भी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि रिलीज करने के बाद और रेस्ट पर आने तक टोटल कितना टाइम इलैप्स हुआ। द आंसर इज अगेन इजी कि h हाइट से बॉल को रेस्ट से रिलीज किया, इट विल रीच ग्राउंड आफ्टर अ टाइम √2h/g, जिसे आपने t मान लिया। फिर t1 is the time of ascent और टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, t1 टाइम में ही वो नीचे आई, सो +2t1 +2t3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस चीज का मीनिंग ये है कि जैसे ही आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर से फर्स्ट टर्म तो थोड़ा सा
औरों से अलग हो गई। सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स आप 2√2h/g कॉमन ले लीजिए। यूज द फैक्ट दैट h1 इज e²h, h2 is e⁻⁴h and so on। फिर से टर्म्स कॉमन लेते ही एक इनफाइनाइट जीपी आ जाएगी। इनफाइनाइट जीपी जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका सम लिख लीजिए और कितना आसानी से रिजल्ट आ गया कि t इज √2h/g इंटू 1 + e/1 - e। यहां पर वो दो शॉर्टकट्स खुद लगा के सोचिए जो मैंने आपको बताए थे। एक्सट्रीम केसेस e 0 हो तो क्या होगा और e = 1 में क्या होगा। सो आई सपोज हमें सारी चीजें क्लियर हो रही हैं और ये जनरल सिचुएशन हम इमेजिन कर पाए। सो मैं अब अगले टॉपिक पर चलता हूं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जस्ट 2018 में ही सिलेबस में इंक्लूड हुआ है और अभी तक इस पर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। लॉजिकली आई वुड होप कि जब नया नया टॉपिक आया है तो कुछ तो उस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो व्हाट इज अ 2-डायमेंशनल कोलिजन? इसके लिए कंसिडर करते हैं ये सिचुएशन कि सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम और on your carom board let us say यहां कहीं आपका स्ट्राइकर है। हाँ जी, स्ट्राइकर को मैंने एस सिंबल से डिनोट कर दिया है और एक बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में क्वीन है। देखिए कहां पर, समवेयर हियर। तो जनरल स्ट्रेटजी जो कैरम बोर्ड में रहती है वो ये कि ऐसे में आप एक काम ये कर सकते हैं कि स्ट्राइकर के सेंटर से क्वीन के सेंटर को हिट ना कीजिए, यानी 1-डायमेंशनल कोलिजन नहीं। रादर हम कोशिश ये करने वाले हैं कि थोड़ी सी चालाकी करते हुए कोशिश करेंगे कि स्ट्राइकर का एक एंड जस्ट क्वीन के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से हिट करे कि कोलिजन के बाद क्वीन इस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। So this type of collision we are calling as a 2-dimensional collision. Remember, 2-dimensional collision में बॉडीज उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग मूव नहीं करती, rather they move in a plane after the collision. So इस टाइप की collisions में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन कैसे? Vectorially we conclude that in 2-dimensional collisions basically linear momentum would be conserved separately along x and y axis. I would repeat the point that in case of 2-dimensional collisions, because it so happens that linear momentum is a vector quantity, इसीलिए कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर x और y एक्सिस प्रिज्यूम की तो x component of linear momentum is going to remain conserved. Independently of this, y component of linear momentum is also going to remain conserved. और अगर 2-डायमेंशनल कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, सिर्फ और सिर्फ तभी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, अदरवाइज नहीं। तो अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इस टाइप की कोलिजन्स को हम डील कैसे कर सकते हैं।